हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल प्लस पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में नेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे और हम जो आधार बना रहे हैं आई दृष्टि घटना चक्र की मैगजीन को। यह मैगजीन जो है बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स को कवरेज करती है। पूरा 1 ईयर का कंपाइलेशन है। जो लोग भी यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा देने की सोच रहे हैं, या जो लोग आरओ के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या जो लोग भी 13 सितंबर को बीपीएससी के एग्ज़ाम देंगे, उन सभी के लिए यह बुक या कहें यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलते हैं और पहला टॉपिक देखते हैं। मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता को प्राप्त कर लिया गया है। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर कार्यात्मक साक्षरता होती क्या है। कार्यात्मक साक्षरता का मतलब होता है कि आप पढ़ने लिखने के साथ साथ अगर आपके पास जीवन कौशल और संख्याओं का ज्ञान है तो आप जो है कार्यात्मक रूप से साक्षर कहे जाएंगे। आप सभी को याद होगा दोस्तों, भारत सरकार ने अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2020 में लागू किया। इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक भारत के जो वयस्क हैं उनमें 100% जो है लिटरेसी को प्राप्त करना है। इसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए सरकार ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लॉन्च किया, यानी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया। उसके तहत एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, उसका नाम था उल्लास। उल्लास का मतलब है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या टारगेट रखा गया कि जो 15 वर्ष से ऊपर के हमारे देश में नागरिक हैं उन सब में क्या करना है, पढ़ना लिखने के साथ साथ उनको अंक गणित का ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा उनको जो है बेसिक स्किल्स होनी चाहिए। उसी आधार पर उल्लास के तहत ही सरकार जो है वो राज्यों को कार्यात्मक रूप से साक्षर घोषित करने का प्रयास कर रही है। तो जिन राज्यों को भी कार्यात्मक रूप से साक्षर घोषित किया जाता है उनकी जो लिटरेसी रेट होनी चाहिए, कितने परसेंट होनी चाहिए, 95% से अधिक होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें 5 घटक के हैं, 5 बुनियादी आधार हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान। नंबर 2 है मौलिक जीवन कौशल। नंबर 3 है बुनियादी शिक्षा। और नंबर 4 है व्यावसायिक कौशल। और नंबर 5 है निरंतर शिक्षा। इनके आधार पर ही किसी राज्य को पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि भारत में आखिर पहला राज्य वह कौन बना है जिसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित कर दिया गया है। तो मिजोरम जो है भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसे पूर्ण रूप से कार्यात्मक रूप से साक्षर घोषित कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका 1 लाइनर फैक्ट्स है, इसलिए इसको आप भूलिएगा नहीं। उसके अलावा गोवा दूसरा राज्य बना है। इसके साथ साथ ही अगर आप देखेंगे तो त्रिपुरा जो है वो तीसरा राज्य बना है जिसे कार्यात्मक रूप से साक्षर घोषित कर दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा पहली अगर पूछा जाए यूनियन टेरिटरी है कौन बनी है जिसे कार्यात्मक रूप से साक्षर घोषित किया गया है तो वो है लद्दाख। इस टॉपिक में अगर आपसे मोटे तौर पे बात करें, इसमें आपको ध्यान रखना है कि कार्यात्मक साक्षरता क्या होती है, उसके साथ साथ पहला राज्य वह कौन बना है जो कार्यात्मक रूप से साक्षर घोषित किया गया है, उसके अलावा यह किस प्रोग्राम के तहत जो है साक्षरता या कार्यात्मक साक्षरता घोषित की जा रही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, आप इसमें 4 बातें बस ध्यान रखिए, उसके अलावा सब भूल जाइए, बाकी कोई काम की नहीं है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है संविधान हत्या दिवस। वर्तमान केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा किया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इसमें संविधान हत्या जैसा क्या विषय है। तो आप सबको दोस्तों याद होगा 25 जून 1975 की तारीख थी जिस दिन हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। उस दिन से क्या हुआ था कि भारत में जो नागरिकों के मौलिक अधिकार थे उनको खत्म कर दिया गया था, उनको कंप्रोमाइज कर दिया गया था। के संविधान के भाग 18 की जब हम बात करते हैं, कौन से भाग की? भाग 18 की। तो इसमें जो है इमरजेंसी का प्रोविज़न दिया गया है। ठीक है, इसका प्रोविज़न दिया गया है इमरजेंसी का या कहें आपातकाल का। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। पहला आपातकाल का नाम है राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरे आपातकाल का नाम है संवैधानिक विफलता या कह सकते हैं जिसे राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तीसरे आपातकाल का नाम है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 352 में किया गया है या आर्टिकल 352 में किया गया है। राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो आर्टिकल 356 में किया गया है। और जब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 360 में किया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो आपातकाल जो है राष्ट्रीय आपातकाल ये मुख्य रूप से 2 तरीके से लगाया जाता है। एक होता है आंतरिक आपातकाल और दूसरा होता है बाह्य आपातकाल। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप, आंतरिक आपातकाल और बाह्य आपातकाल। ठीक है, कुछ बातें इसमें आपको
पहले से आपने पॉलिटी पढ़ के रखा होगा तो याद होंगी, और बाकी हमने उसको समराइज करने की कोशिश किया है। आंतरिक आपातकाल के आधार पर भारत में सिर्फ एक बार आपातकाल लगाया गया है। वो कब लगाया गया है? 25 जून 1975 को। उसके अलावा बाह्य आपातकाल के आधार पर भारत में 2 बार आपातकाल लगा है। एक बार 1962 में और दूसरी बार लगा है 1971 में। तो अगर कभी प्रश्न आता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगाया गया है, तो मात्र और मात्र अभी तक 3 बार लगाया गया है। एक बार लगाया गया है इंटरनल इमरजेंसी, या कह सकते हैं उस समय के संविधान में, मतलब 1975 के समय जो हमारा संविधान था, जब तक इसमें संशोधन नहीं हुआ था आर्टिकल 352 में, तब तक की बात करते हैं। उसमें इंटरनल इमरजेंसी के लिए प्रावधान था कि आंतरिक अशांति के आधार पर सरकार जो है आपातकाल लगा सकती है, जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में संशोधन करके आंतरिक अशांति की जगह क्या जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही इंटरनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। बाह्य आपातकाल लगाने का आधार होता है जब कोई देश हम पर अटैक कर दे, या हमारी अटैक कर हम उस पर अटैक कर दें, क्योंकि अपने खतरे को देखते हुए उस आधार पे देश की सुरक्षा को और एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार जो है आपातकाल लगाती है। तो वो क्या होता है? बाह्य आपातकाल। जैसे 1962 में जब चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ, उस दौरान लगाया गया। उसके बाद 1971 की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच जब बांग्लादेश का मुद्दा चल रहा था, उस समय जब युद्ध छिड़ा तब आपातकाल लगाया गया। तो आपके मन में आएगा कि भाई 1965 में भी तो मतलब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान, तो उस समय क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि उस दौरान 1962 वाला ही आपातकाल चल रहा था जो 1966 तक चला था, जो कि एक्सटर्नल इमरजेंसी थी, तो उसमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगाए गए हैं। आपातकाल का जो प्रावधान है संविधान के भाग 18 में किया गया है। उसके अलावा आपातकाल के बारे में जो प्रोविजन है अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक प्रोविजन किया गया है। उसके अलावा 3 प्रकार के आपातकाल भारत में लगाए जाते हैं। ठीक है, आज तक जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है भारत में कभी भी। उसके अलावा राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे या कहें 356 के बारे में, तो ये लगभग भारत में 140 बार लगभग भारत में प्रयोग हो चुका है। सबसे पहले भारत में अगर हम कहेंगे प्रेसिडेंशियल रूल या 356 के तहत आपातकाल जो लगाया गया था, कहें कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, वो जो है सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था। और सर्वाधिक बार अगर बात होगा 356 का यूज सर्वाधिक बार किस स्टेट के लिए किया गया है, तो वो किया गया है मणिपुर के लिए। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो है, हम टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, किस राज्य में आपातकाल रहा है या कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन रहा है, तो आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि वो जम्मू एंड कश्मीर है, जहां पास सर्वाधिक लंबे समय तक वो राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत रहा है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सारी बातें यहाँ से कंफर्म हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ भी कंफ्यूजन यहाँ इस टॉपिक में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जो मतलब कि आपके लिए जानने की जरूरत है। सरकार ने हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया है। ये किस दिन हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा? वो मनाया जाएगा 17 सितंबर को। 17 सितंबर के दिन ही क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि भारत में पहले लगभग 550 के आसपास रियासतें थी। जब 15 अगस्त 1947 तक भारत में लगभग सभी रियासतों ने विलय कर दिया था, 3 रियासतों को छोड़कर। एक JNK थी, दूसरा जूनागढ़ था और तीसरा जो था हैदराबाद था। ठीक है, हम जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर की बात नहीं करेंगे, यहाँ हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद में क्या था कि निजाम का शासन था। किसका शासन था? निजाम का शासन, मतलब यहाँ का शासक जो था निजाम था, और जो जनता थी ना वो भारत के साथ विलय होना चाहती थी, जबकि जो निजाम था ना, निजाम चाहता था कि हम पाकिस्तान के साथ विलय कर लें। तो हमारे जो उस समय के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनको बिल्कुल ये बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने इसके लिए क्या किया? भैया सेना भेज दी। कहाँ सेना भेज दी? हैदराबाद में भेज दी। कि भाई निजाम भाई साहब भाग गए और इस तरह से भारत में इसका हैदराबाद का विलय हो गया। वो तारीख क्या थी? 17 सितंबर थी। इसीलिए इस दिन को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। उसका नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। तो जो उस समय के गृह मंत्री थे उन्होंने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया, उसके तहत ही पूरा एक्शन हुआ था हैदराबाद पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। देखो यार, मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का पहले मतलब समझ लो। देखो, मल्टी मॉडल का मतलब क्या हो गया कि ऐसी कोई व्यवस्था होगी जहां पास कई प्रकार के जो वाहन है, साधन है परिवहन के, वो एकत्रित होंगे और वहां परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाते होंगे। ऐसा ढांचा या सुविधा होती है जहां विभिन्न माध्यमों जैसे सड़क, रेल, जलमार्ग, हवाई मार्ग के बीच माल या सामान को सुविधापूर्वक और कुशलतापूर्वक स्थानांतरित किया जा सकता है। उसे क्या बोलते हैं? मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बोल देते हैं। ये कहाँ बना है? आपको ये इंपॉर्टेंट है जानना। ये सीधा प्रश्न आएगा, देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ बना है? तो ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? लगभग सबको पता होगा, हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा का एक जिला है गुरुग्राम, वहाँ पास ये टर्मिनल बनाया गया है। ठीक है, और ये किसके तहत बनाया गया है, किस प्रोग्राम के तहत बनाया गया है, आपको ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत इस पूरे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को डेवलप किया गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तरफ चलते हैं।
एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये कितने तारीख की घटना है, तो इसकी तारीख भी ध्यान रखिए क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटना थी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। तो ये थी 12 जून 2025 की घटना है। और ये विमान का नाम क्या था, एयर इंडिया की ये फ्लाइट थी जिसका नाम था AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। ये जो फ्लाइट थी ये अहमदाबाद से लंदन के गैटविक के लिए जा रही थी। जैसे ही ये फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ती है, अहमदाबाद ज़िले में ही एक मेघानी नगर स्थित एक रिहायशी इलाका पड़ता है। वहाँ जाकर के एक मेडिकल कॉलेज होता है। उस मेडिकल कॉलेज का क्या नाम होता है दोस्तों, उस मेडिकल कॉलेज का नाम होता है BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल। यहाँ पास ये विमान जा करके गिर जाता है और यहाँ पास कई सारे जो है डॉक्टर्स की भी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि इस जो विमान दुर्घटना हुई इसमें कितने लोग बैठे हुए थे टोटल, इसमें थे 242 लोग। ठीक है, 242 लोग में 241 लोग मरे और प्लस साथ में क्या था, जो वहाँ पास हॉस्टल में गिरे डॉक्टर के, तो वहाँ पास कई सारे डॉक्टर मर गए थे या उनकी डेथ हो गई थी। तो लगभग 280 प्लस लोग इसमें इस पूरी दुर्घटना में डेथ कर गए। लेकिन इस 242 लोगों में एक व्यक्ति बच गए थे, चमत्कारिक रूप से कह सकते हैं या कह सकते हैं कि उनकी भाग्य बहुत अच्छा था। तो उनका नाम क्या था, विश्वास कुमार रमेश। विश्वास कुमार रमेश जी का नाम ध्यान रखना, हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए कि 242 लोगों में जो एक व्यक्ति बचे थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था विश्वास कुमार रमेश जी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पास ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें किस किस देश के नागरिक शामिल थे। इस दुर्घटना में लगभग क्या कह सकते हैं, इस फ्लाइट में 169 लोग जो थे, 169 इंडियन थे, उसके अलावा 53 ब्रिटिश मूल के थे यानी ब्रिटिशर थे और 7 जो थे वो पुर्तगाली थे और एक कनाडाई नागरिक इसमें शामिल था। कुल मिला कह सकते हैं कि 4 देशों के इसमें नागरिक सवार थे इस फ्लाइट में। बोइंग 787 जो है ड्रीम लाइनर एक नवीनतम चौड़ी बॉडी वाला द्वि इंजन दीर्घमार्गी विमान है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बाकी ये कितना मुआवजा दिए हमारे काम का नहीं है। और यहाँ पास अगर आपको देखना हो तो कुछ विमान दुर्घटनाएं और हुई थी, उनको आप देख सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, पर अगर आपको देखना भी हो तो आप अपनी स्तर पर पढ़ लीजिएगा, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है, फ्लाइट रिकॉर्डर जिसे आप ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स क्या करता है, इसमें क्या होता है, बेसिकली विमानों में लगाया जाता है इसे, और दुर्घटना के समय अगर दुर्घटना हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है विमान, तो घटनाओं की जांच में मदद करता है। इसमें बेसिकली 2 प्रकार के डिवाइस लगे होते हैं इस ब्लैक बॉक्स में। एक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है, दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये ब्लैक बॉक्स जो है ये ब्लैक कलर का नहीं होता, ये बात भी ध्यान रखना, ये होता है नारंगी रंग का। ठीक है, दुर्घटना के समय ये इसे आसानी से खोजने के लिए इसमें नारंगी रंग को इसको बनाया जाता है। ठीक है, टॉपिक है केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना की अनुमति दे दी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 1872 में भारत में जो है जनगणना प्रारंभ होती है, यह प्रायोगिक तौर पर होती है। ठीक है, मतलब अगर भारत में पहली जनगणना की बात करी जाएगी तो 1872 में प्रारंभ की गई थी, लेकिन यह प्रायोगिक कह सकते हैं, टेस्ट किया गया था कि भाई जनगणना कैसे करना है। भारत में अगर नियमित रूप से जनगणना की हम बात करते हैं तो 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। ठीक है, इस समय रिपन का शासन होता है और रिपन के शासन काल में ही भारत में जो है लगभग हर 10 साल में जनगणना की जाती है। जब 1881 में जनगणना प्रारंभ की गई थी तो उस समय देश के अंदर जो है सामान्य जनगणना होने के साथ साथ में क्या होता था, जातियां भी गिनी जाती थी। ठीक है, जातियां गिनी जाती थी, उसमें SC एंड ST की जाति तो क्या कहें उनकी गणना की जाती थी, साथ में OBC की भी जातियां देश के अंदर गिनी जाया करती थी। ठीक है, लेकिन यह पूरा क्रम लगभग 1931 तक चलता है। 1931 तक की जो जनगणना होती है तब तक ये पूरा सीक्वेंस चलता रहता है। देश आज़ाद होता है, उस समय के जो हमारे नीति निर्माता या सरकार में लोग शामिल होते हैं वो इस OBC वाली जनगणना को बंद कर देते हैं, कहते हैं कि विभाजन के लिए जिम्मेदार होगा और जातिगत जो चीज़ें हैं उनको बढ़ाएगा। तो भारत में 1931 के बाद अगली जनगणना होती 1951 में। तो उसके बाद उसके पहले जो जनगणना हुई थी यही डेटा लगभग चल रहा था 20 सालों तक। ठीक है, क्योंकि 1941 में जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था तो जनगणना नहीं हुई थी, तो 1951 में सीधे हुई जनगणना। तो इसमें जो है OBC की क्या होती है, जनगणना नहीं होती है, या कह सकते हैं उसमें OBC जनरल सामान्य वर्ग के लोग उनकी जनगणना नहीं होती है। उसमें जनगणना सिर्फ किसकी होती है, एक तो सामान्य जो जनसंख्या संबंधी आंकड़े हैं वो लिए जाते हैं, और उसमें जातियाँ सिर्फ गिनी जाती हैं किसकी, SC एंड ST की, जो वर्तमान में भी जारी हैं। परंतु केंद्र सरकार ने जो अभी रिसेंटली डिसीजन लिया है उसके तहत जो है अब भारत में सभी की जातियाँ गिनी जाएंगी। उसमें देखा जाएगा कितने सामान्य वर्ग के लोग हैं, या कह सकते हैं सवर्ण बोलते हैं हमारे देश के अंदर। उसके अलावा OBC हमारे देश में कितने हैं और कितने SC हैं और कितने ST हैं, अब इनकी सबकी संख्या गिनी जाएगी। बाकी वो मेंस का प्रश्न है कि क्या इसके सकारात्मक पक्ष हैं, क्या नकारात्मक पक्ष हैं, वो उस पर डिस्कशन हम करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा 1931 के बाद भारत में जातिगत जनगणना नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए अब कुछ और बातें इसमें देख लेते हैं।
जनगणना जो है भारत में अगली कब होने वाली है, वो होने वाली है 2027 में। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, 2021 में होना चाहिए था, लेकिन 2021 में नहीं, क्योंकि कोविड था, कोविड की वजह से सब डिले हो गया, उसको इसी वजह से 2027 जनगणना होगी। यह जनगणना 2 चरणों में होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। पहले चरण में क्या होगा, इस जनगणना के पहले चरण में जो हिमालयी राज्य हैं, कह सकते हैं पर्वतीय राज्य हैं, उनमें होगी 1 अक्टूबर 2026 से लेकर के 1 मार्च 2027 तक। 1 अक्टूबर से 2026 से प्रारंभ होगी पहाड़ी राज्यों में, हिमालयी राज्यों में कह सकते हैं। उसके अलावा 1 मार्च 2027 से पूरे देश में जनगणना पूरी प्रकार से रन की जाएगी। ठीक है, यहाँ जानने की जरूरत यह है कि जो जनगणना है ये संघ सूची का विषय है, मतलब आप सेंट्रल लिस्ट की बात करते हैं, उसमें जो है सेंसस का सब्जेक्ट शामिल है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 246 में 7वीं अनुसूची के अगर सूची नंबर 69 की बात करेंगे, उसके तहत ही भारत में जनगणना की जाती है। इसके लिए जो है जनगणना अधिनियम 1948 और नियम 1990 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं। चिनाब रेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेल आर्क ब्रिज है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न कभी आता है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ बनाया गया है, तो ध्यान रखना भारत में बनाया गया है। और भारत में भी कहाँ बनाया गया है, ये बनवाया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में भी कहाँ, जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में, और जब रियासी ज़िले में चिनाब नदी के ऊपर यह बनाया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है इस ब्रिज की, तो इस ब्रिज की जो ऊंचाई है वो है 359 मीटर। इसका एकदम एग्जैक्ट डेटा याद रखिएगा, आपसे यही पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 1315 मीटर। जो ये है, ये जो ब्रिज है ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के तहत बनाया गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके अलावा जो है इस ब्रिज के निर्माण में जो है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और अन्य भारतीय संस्थानों का इसमें योगदान रहा, जैसे IIT हो गई, DRDO हो गया, इन सब का उपयोग किया गया है। इस पुल में स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग किया गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यह जो ब्रिज है रियासी जिले में बक्कल और कौरी के मध्य बना है। ठीक है, ध्यान रखना, बक्कल और कौरी के मध्य यह ब्रिज बना हुआ है। यह जो ब्रिज है ना एफिल टावर से जो है 35 मीटर ऊंचा है, और इसका जो आधारशिला रखी गई थी, कौन रखा था, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका आधारशिला रखा था। ठीक है, कह सकते हैं कि इसकी मंजूरी दिया था, आधारशिला नहीं बोलना चाहिए, इसकी मंजूरी दिया था जो वो 2003 में दिया गया था, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया था। भारत के पहले केबल स्टे ब्रिज अंजी ब्रिज, अब पूछा जाएगा अंजी ब्रिज किस नदी के ऊपर है, तो अंजी ब्रिज जो है चिनाब नदी की सहायक नदी पर है। ठीक है, अंजी ब्रिज, और अंजी ब्रिज जो है ध्यान रखना अंजी नदी पर है, और अंजी नदी किसकी सहायक नदी है, चिनाब की सहायक नदी है। इस पुल की जो लंबाई है वो 725 मीटर यह पुल लंबा है। ये भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये भूलिएगा। ठीक है, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई नंबर 1। देखो दोस्तों, इस टॉपिक को आप बहुत खींचिए मत, सिंपल सा इसमें जो जानकारी आपको रखनी है वो यह रखनी है कि घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना आखिर है कहाँ। तो ये परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यह जो पूरा विद्युत संयंत्र है, विद्युत प्लांट है, ये कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है। इस पर आधारित है, कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है। जो ध्यान रखिएगा, ये जो है PPP मॉडल पर बनाया जा रहा है। अब आपको इसमें बहुत सारी चीज़ अंदर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है इतनी सब इन्फॉर्मेशन गैदर करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ पढ़ना है आपको। अब आप ध्यान रखिएगा, ये जो है इसके लिए जो कोयला मिलेगा वो कोयला मिलेगा कहाँ से, झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित जो है पचवारा साउथ कोल ब्लॉक। कभी आपके प्रश्न में वैसे ही मिल जाए कि पचवारा साउथ कोल ब्लॉक कहाँ अवस्थित है, तो ध्यान रखना ये कहाँ है, झारखंड में। इसी कोल ब्लॉक से ही उत्तर प्रदेश की जो ये घाटमपुर विद्युत परियोजना है उसको यहाँ बिजली या कहें कोयला प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन। यहाँ ध्यान रखने की जो बात है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, इस महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो सीधी सी बात, इसका आयोजन किया गया भोपाल में। ठीक है, ये क्यों किया गया, क्योंकि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की जो है 300वीं या कहें 300 जो है उनकी जयंती थी, 300वीं उनकी जयंती थी। उसी के उपलक्ष्य में ये एक महासम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इनके बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। इस दौरान क्या किया गया कि एक डाक टिकट, स्मारक डाक टिकट जारी किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। उसके अलावा 300 रुपये मूल्य के एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया। 300 रुपये मूल्य का जो स्मारक सिक्का है वो भारत के इतिहास में अब तक जारी किया गया सबसे बड़ा सिक्का है। ठीक है, या कहें सबसे ज़्यादा मूल्य वाला सिक्का है। इसका जो इसकी ढलाई किया था, इस सिक्के की, वो कौन किया था, कोलकाता टकसाल द्वारा इसको ढाला गया था। ठीक है,
इस आयोजन के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार की घोषणा की। यह पुरस्कार जो है महिला कलाकारों को दिया जाता है जो जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान देती हैं। किनको दिया जाता है ये पुरस्कार? राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार जो जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान देती हैं। कौन? महिलाएं। तो कुल मिलाकर ये जो पुरस्कार है महिलाओं को दिया जाएगा जो जनजातीय लोक कला एवं उनकी जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको बढ़ाने में योगदान देती हैं। यह पुरस्कार इस साल किसको दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया डॉक्टर जयमती कश्यप को। तो डॉक्टर जयमती कश्यप का नाम ध्यान रखिएगा, कभी प्रश्न आ जाए आपके पेपर में कि राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार इस साल किसे दिया गया है, तो दिया गया डॉक्टर जयमती कश्यप जी को। और यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी हमने आपको बता दिया है। अब थोड़ी सी जानकारी देवी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ जानना जरूरी है कि इनका जो जन्म हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने जो है लगभग 3 दशकों तक मालवा पर अपना शासन किया। इन्होंने मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं मालवा की शासिका थी। लगभग इन्होंने 3 दशकों तक मालवा पर शासन किया, राज किया। इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी का नाम महेश्वर था। क्या नाम था? महेश्वर था, जो नर्मदा के तट पर अवस्थित है। इन्होंने जो है महेश्वर को साहित्य, संगीत, कला, उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित भी किया। देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई कदम उठाए। उन कदमों में अगर हम देखेंगे तो इन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया, बाल विवाह निषेध को बढ़ावा दिया, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने राज्य में महिला सेना इकाई का गठन किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि शस्त्र व प्रशासन में इनको प्रशिक्षण भी दिलवाया महिलाओं को, ठीक है। उसके अलावा महिलाओं को संपत्ति में पैतृक अधिकार भी दिलवाए। उसके अलावा जो महिलाओं की कम उम्र में शादी होती थी उसका इन्होंने विरोध भी किया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो अहिल्याबाई थी उनको इसी कारण से महिलाओं के लिए इतना इन्होंने जो काम किया, इसी कारण से इनको देवी की उपाधि भी एक प्रकार से दी गई थी। अहिल्याबाई होलकर को जो है दार्शनिक महारानी की उपाधि भी दी जाती है। ये ध्यान रखिएगा। पूर्ण श्लोक। अहिल्याबाई देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना कब स्टार्ट की गई थी? ये योजना स्टार्ट की गई 2024 में। इसका उद्देश्य था महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना स्टार्ट की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। सबसे पहले हमको यह ध्यान रखना है कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन किन राज्यों का जो है ये एक प्रयास है। तो इसका जो अगर हम देखेंगे मुख्य भागीदार जो हैं वो हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इस रिचार्ज परियोजना का उद्देश्य है जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में भूजल स्तर को बढ़ाकर सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति को सुदृढ़ करना। कुल मिलाकर के ये है कि जो हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर की समस्या क्रिएट हो गई है, खासतौर पे जो तापी बेसिन वाला एरिया है, वहाँ पास क्या करना है, सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा मतलब कि सुदृढ़ करने के लिए व्यवस्था, यहाँ पास क्या करना, ग्राउंड वाटर को हमें बढ़ाना है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की योजना है, ये बात आपको हमने बता ही दिया है। इस योजना का जो है ना उद्देश्य जो है थोड़ा सा अलग है। जैसे सामान्यतः क्या होता है, कोई भी परियोजना होती है तो उसका उद्देश्य होता है बांध बना दें, उसके माध्यम से चीज़ों को सॉल्व करें। नहीं, इसका उद्देश्य है भूजल पुनर्भरण द्वारा जन संरक्षण को प्रोत्साहित करना। क्या करना है इसके अंतर्गत? भूजल का या ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है। क्या करना है? ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है। इसमें तापी नदी की 3 धाराओं का विकास कर अतिरिक्त वर्षा जल को भूजल संभरण किया जाएगा, ठीक है। मतलब तापी अगर नदी जा रही है तो उसकी जो जलधारा उसको 3 धाराएं बनाई जाएंगी और इसको क्या किया जाएगा कि कई सारे क्षेत्रों में तालाब वालाब बनाकर इसको स्टोर किया जाएगा, तभी ना भूजल पुनर्भरण होगा भाई। चलिए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं यहाँ। ये ध्यान रखिएगा, जो ये परियोजना है विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप। उसके अलावा यहाँ पास ध्यान ये रखना है कि भारत सरकार इसकी लागत का 90% लगभग पैसा देगा। उसके अलावा जो शेष 10% पैसा बचेगा उसका जो कॉस्ट है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार मिलकर इसका खर्चा उठाएगी, ठीक है। तो उसके अलावा अब आप देख लेते हैं तापी नदी के बारे में थोड़ा। तापी नदी जिसे आप ताप्ती नदी बोलते हैं, या जो नदी है ये पश्चवाहिनी नदी है। पश्चवाहिनी नदी का मतलब आप देखिए, आप ये मैप देखिए, आप ये आप देखेंगे ये आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश का मुल्ताई पहाड़ी, ठीक है। यहाँ से यहाँ निकलती है नदी और ये होते होते ऐसे आकर के यहाँ मिल जाती है, ठीक है। आप देखेंगे तो ये आपका हो गया कौन सा एरिया है, ये खंबात की खाड़ी है, एक प्रकार से बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है। इसका नाम क्या है? तापी नदी। ये पश्चवाहिनी मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली, ठीक है। ये बैतूल जिले के मुल्ताई वाले क्षेत्र से निकलती है, सतपुड़ा पर्वत से, ठीक है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 724
किलोमीटर। ठीक है, ये मुख्य रूप से जो है ये 3 राज्यों में आकर गिरती है, 3 राज्यों से आकर निकलती है, ये कहें बहती है। कौन कौन से राज्य हैं इसमें? एक तो आपका मध्य प्रदेश है, उसके अलावा महाराष्ट्र है और उसके अलावा गुजरात है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि इससे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1213 किलोमीटर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ये गुजरात के खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इसकी प्रमुख अगर सहायक नदियों की बात करेंगे तो उसमें कौन सी है? पूर्णा, गिरना, पंजरा और अनेर। ये इंपॉर्टेंट है, इस वाले पॉइंट को आप अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ताप्ती नदी चर्चा में रही है, तो ताप्ती नदी के इर्द गिर्द से चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और हाँ ध्यान रखिएगा, ये जो ताप्ती नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है। अब क्यों एस्चुरी बनाती है? आप ज्योग्राफी में जाकर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि भारत के जो पश्चिमी घाट की तरफ नदियाँ बहती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, जबकि पूर्वी घाट की तरफ बहने वाली नदियाँ जो हैं वो डेल्टा बनाती हैं। उसका कारण आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से मैं आगे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा और ये मैगजीन मैं कोशिश करूँगा बहुत ही जल्द इसको कंप्लीट करवाऊँ, ताकि आपका जो RO का एग्जाम है उसको आप अच्छे से सहूलियत से दे पाएँ। अगर आपकी कोई सुझाव हो, कोई राय हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएँ, हम उसे अपने वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।